एम्पायर में काउंट के सीनियर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने लड़की को खो दिया है। यह एबेल से छुटकारा पाने का उसका मौका था, क्योंकि वे उसे घुटने टेकने वाले शैतान के लेवल तक पहुंचने के लायक नहीं समझते थे। काउंट ने माफी मांगी। उनमें से एक आदमी ने सवाल किया कि क्या उसने लड़की का ब्रेन वॉश नहीं किया था, इस बात पर जोर देते हुए कि उसने उसके साथ तब तक बुरा बर्ताव किया होगा जब तक उसने भागने के बारे में सोचा भी नहीं। सिचुएशन को संभालने में उसकी नाकामयाबी ने उसके सीनियर्स के प्लान खराब कर दिए। एक बार फिर उन्होंने कहा कि उनके प्लान खराब होने से पहले उन्हें उस कमीने से छुटकारा पाना होगा। कमरा शांत हो गया, जिससे काउंट को अपनी बात समझाने का मौका मिला। हालांकि उसने सिर्फ एक और मौका मांगा और जो भी जरूरी होगा वह करने का वादा किया। उसके सीनियर ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वह अब किसी काम का नहीं रहा। एम्पायर से निकाले जाने पर काउंट ने गुजारिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया, जिससे वो उस दिन जमीन पर गिर गया जिस दिन उसकी बहन ओल्ड अर्किला को भगवान की बेटी के रूप में चुना गया था। वो एक मामूली काउंट बनकर नाम कमाने का सपना देखता था। उसे लगता था कि वो कार्डिनल बन सकता है, लेकिन शैतान के वंश के जन्म के साथ उसका सपना टूट गया। अर्किला की मौत की रात मेरे फिल्म की आवाज गूंजी। उस दिन पैदा हुआ बच्चा भविष्य में काम आ सकता था, इसलिए वे उसे मार नहीं सकते थे। काउंट ने ईमानदारी से आदेशों का पालन किया, अपने उठने के मौके का इंतजार किया। अब उसकी नाकामी के साथ सब कुछ खत्म हो गया था। अचानक सभी ने कुछ अजीब देखा। काउंट पर एक दाग लगा था। ये निशान मेरे फिल्म की गिरे हुए भक्तों के लिए सजा को दिखाता था। इसका मतलब था कि वह एक गद्दार था और उसे इल हलाला से कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसका मजाक उड़ाते हुए बड़े अधिकारियों ने उसे किसी और को देखने से पहले ही कैसल से निकालने का आदेश दिया। पहले से ही सड़कों पर काउंट सोच रहा था कि वह एक गाड़ी के अंदर कैसे रह सकता है। उसने अपने ऑप्शन सोचे। एक दरवाजा खोलो, उसके पास जो पैसे बचे थे, या मालिन से शादी करो, जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। कुछ भी बेहतर होता, बजाय इसके कि उसे पता चले कि उसके धोखे की अफवाहें फैल रही हैं। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि गाड़ी उसके घर नहीं जा रही है। डर कर उसने कोचमैन से पूछा कि वह कौन है। जवाब न मिलने पर उस रहस्यमय आदमी ने उसे किडनैप कर लिया था। इस बीच मिया ने मार्शमेलो के साथ स्वादिष्ट दूध का मजा लिया। वह सोच रही थी कि उसके पिता कहाँ हैं, कुछ समय से उनसे कोई खबर न मिलने की चिंता में। क्या वह उसे भूल गए थे क्योंकि वह इतनी छोटी थी? टीना ने उसकी बेचैनी देखी और पूछा कि क्या वह परेशान है। मिया ने मना किया लेकिन माना कि उसका सिर फटने वाला है। उसका ध्यान भटकाने के लिए टीना ने सुझाव दिया कि वे हवेली के कमरों में जाएं, क्योंकि हिज हाइनेस ने जगह देखने की इजाजत दी थी। कुछ कमरे मोतियों के समंदर जैसे थे, जबकि दूसरे हीरो से भरे थे। एक तीसरी मंजिल भी थी जहां जीआर क्यूरियस ड्यूक मिया ने यह आइडिया मान लिया, इस उम्मीद में कि रास्ते में वह अपने पिता के बारे में और जान पाएगी। मिया ने देखा कि कोई उसे देख रहा है और उसने टीना से पूछा क्यों, और उसने जवाब दिया कि यह उसकी सुंदरता और मिठास की वजह से है। सभी को वह प्यारी लगती थी, और टीना को समझ नहीं आ रहा था कि वे उससे अपनी नजरें कैसे हटा सकते हैं। मिया को शक हुआ, लेकिन जल्द ही वे पहले कमरे, डायमंड रूम में पहुंच गए। टीना वहां की कीमती चीजें देखने के लिए बेताब थी।
उसने बताया कि डायमंड में सूरज की रोशनी होती है और वे सिर्फ ड्रैगन की गुफा में ही मिल सकते हैं। वे इतने शुद्ध थे कि किसी के हाथ कितने भी गंदे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे कभी खराब नहीं होते थे। अंगूठी के साइज का एक ही डायमंड राजधानी में एक हवेली और एक गाड़ी खरीदने के लिए काफी था। किसी बेरोजगार के लिए इतनी कीमत का एक पत्थर 20 साल तक बिना पैसे की चिंता के जिंदगी की गारंटी देगा। हॉल में अंदर जाने पर मिया को उम्मीद थी कि उसे सिर्फ कुछ गहने ही दिखेंगे, लेकिन डायमंड से भरे एक दिलचस्प पेड़ को देखकर वह हैरान रह गई। चमक और सुंदरता चकाचौंध कर देने वाली थी। हालांकि वह पहले से ही अपने पिता की दौलत के बारे में जानती थी, लेकिन ये किसी भी उम्मीद से बढ़कर था। हालांकि उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। कुछ गड़बड़ है। उत्सुक होकर उसने टीना को बुलाया और उस पेड़ के ओरिजिन के बारे में पूछा। टीना ने बताया कि यह 5 साल पहले आया था। उस समय इसका बेस खाली था, लेकिन हाल ही में इसे भर दिया गया था। मिस्टर लिवियस ने बताया कि उन्होंने सबसे अच्छे हीरे खोजने के लिए बहुत मेहनत की थी। शक होने पर मिया को एहसास हुआ कि टीना को सच नहीं पता था। चमकते पेड़ की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि वहां सब कुछ नकली था। डालियों पर, बीच में और ऊपर लगे हीरे पूरी तरह से भ्रम थे। टीना हैरान थी। एम को लगा कि उसने मुल्ता से सख्ती से बात की है और उसे डर था कि टीना उसकी बातों को बकवास समझने के लिए उससे बहस करेगी। हालांकि हीरे 100% नकली थे। असली हीरे में छोटे बुलबुले होते हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं। जब सीधा देखा गया तो नकली हीरे बिखरे हुए हवा के बुलबुले दिखा रहे थे जो घड़ी की दिशा में घूम रहे थे। टीना को यकीन था कि यह एक गलती थी, लेकिन मिया ने कहा कि यह बुरा है। फिर टीना ने उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहा क्योंकि वह मिस्टर लिवियस को बुलाने वाली थी। मिया चाहती थी कि टीना उस पर भरोसा करे। लिवियस ने मिस मिया को बुलाया, ये जानने के लिए कि उसने टीना को क्या बताया था। मिया ने समझाया कि ऊपर से एक बड़े के नजरिए से देखने पर हीरे असली लग सकते हैं, लेकिन उन्हें सीधे एंगल से चेक करना चाहिए। लिवियस ने सोचा कि शायद बड़े लोग ठीक से नीचे नहीं झुके होंगे और इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि वे नकली हैं। अगर बच्चों ने भी उन्हें देखा होता, तो उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कैसे पहचाना जाए। टीना ने सवाल किया कि अमीर परिवार को धोखा देने की हिम्मत किस में होगी। मिया ने बटलर की मदद करने की पेशकश की और सभी नकली हीरों को देखना शुरू कर दिया। इम्प्रेस होकर टीना ने पूछा कि मिया को इतना सब कैसे पता है। उसे जीनियस कहा। मिया ने सोचा कि अगर उसने कहा, टीना, जिसने ये सब एक सपने में देखा था, शायद उसे यकीन नहीं हुआ। इसके बजाय उसने जवाब दिया कि उसने अपने खाने के पैसे देने के लिए नकली पत्थर पहचानना सीखा है। हैरान होकर टीना ने पूछा कि क्या ये खाने की कीमत थी। मिया ने कंफर्म किया, ये बताते हुए कि यह महंगा था और इसमें बहुत पैसे लगे थे। टीना ने छोटी और प्यारी मिया को उदास होकर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके साथ ऐसा कर सकता है, और पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मिया ने बताया कि ये उसके अंकल थे। टीना रोने लगी, कहने लगी कि मिया बहुत कम खाती है और खाना इतना महंगा नहीं है। मिया ने जवाब दिया कि वह अब ठीक है और टीना के बारे में सोचने लगी। एवा ने कहा कि टीना को रोने की जरूरत नहीं है और वो मुस्कुराते हुए और भी खूबसूरत लग रही है। टीना को पता भी नहीं चला कि वो रो रही है और उसने तारीफ के लिए उसे धन्यवाद दिया।
लिवियस ने नुकसान का हिसाब लगाना खत्म किया, जो लगभग 710 मिलियन पाउंड था। मिया को धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी वजह से उन्होंने कुछ और नहीं खोया था, और ग्रैंड ड्यूक को लड़की की काबिलियत के बारे में पहले ही बता दिया था। मिया ने कहा कि यह कुछ भी नहीं था। सर्वाधिकार कॉपीराइट बटलर ने बताया कि जो कोई भी बड़े पैमाने पर करप्शन स्कीम का पता लगाएगा, उसे इनाम मिलेगा, और पूछा कि क्या मिया इसमें दिलचस्पी लेगी। रकम 7100 आर होगी। हैरान होकर मिया मुस्कुराए और मान गई। जब वह एक ज्वेलरी स्टोर में काम करती थी, तो उसकी सबसे ज्यादा सैलरी 4000 रैप थी। उसके तीसरे सपने में, हालांकि यह बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन यह उसकी सबसे ज्यादा सैलरी से ज्यादा थी। उसने सोचा कि वह नकली ज्वेलरी की कीमत बताने वाली का काम करके इसी से गुजारा कर सकती है। अगर ग्रैंड ड्यूक को धोखा मिला, तो दूसरे परिवारों का क्या होगा? उसके मन में क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं होगी। मिया ने पहले से ही अपनी नई नौकरी के बारे में सोच लिया था, ग्रैंड ड्यूक ऑफ दबर के लिए कीमत बताने वाली। यह उसे एक जरूरी टाइटल लगा। टीना ने कहा कि वह लिवियस को इसकी देखभाल करने के लिए छोड़ देगी और पूछा कि क्या मिया कमरों को देखना जारी रखना चाहेगी। मिया अचीवमेंट्स वाला कमरा देखना चाहती थी और टीना मान गई। उसे एक में ले गई। हवेली बहुत बड़ी थी, जिसमें बड़ी सीढ़ियां थीं। वे इतनी बार घूमे कि मिया की आंखें घूमने लगी। टीना ने पूछा कि क्या वह ठीक है और उसे भरोसा दिलाया कि वे लगभग पहुंच ही गए हैं। मिया को अपनी चालाक छोटी बच्ची कहा। मिया तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। हॉल में पहुंचने पर मिया ने दरवाजे पर एक बड़ा पतंगा देखा और वो खुश हो गई। हवेली उनसे भरी हुई थी। अंदर आने पर टीना ने बताया कि मिया अपने आसपास की हर चीज देखने के लिए आजाद है। मिया को यह एक म्यूजियम जैसा लगा। उत्सुक होकर उसने चीजों को और करीब से देखने की कोशिश की, लेकिन वो उन तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी थी। टीना ने माफी मांगी, कहा कि उसे मिया को तुरंत उठा लेना चाहिए था और कहा कि वो पंजों के बल पर कितनी प्यारी लग रही थी। मिया ने मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया, और टीना ने जवाब दिया कि यह कुछ खास नहीं है, और उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे सब कुछ दिखाएगी। मिया ने दिखाई गई चीजों के बारे में पूछा। चांदी के ब्रेसलेट को शापित डला कहा जाता था। जब महारानी सिर्फ 4 साल की थी, तो उन्होंने उस बुरी आत्मा को हराया था जो उन्हें परेशान करती थी और उसे ठीक कर लिया था। गुस्से में मिया ने यकीन न करते हुए दोहराया। 4 साल की उम्र में सोल्जर डॉल एक श्रापित खिलौना थी जो अपने मालिक को परेशान करती थी और उसे मारने की कोशिश करती थी। अगर उसे वहां से हटा दिया जाता, तो वो वापस आकर परेशानी खड़ी कर देती। डरकर मिया ने देखा कि उसका पोस्चर बदल गया है और सोचा कि ऐसा क्यों है। जब हर हाइनेस 7 साल की थी, तो डॉल उन्हें हरा नहीं पाई और बर्बादी से बचने के लिए वो एक खिलौने में बदल गई। अब वो वही सील थी। मिया ने पूछा कि क्या ये सच में एक खिलौना है, और टीना ने कंफर्म किया, ये कहते हुए कि उसने इसके बारे में कहानियां सुनी हैं। उन्होंने कहा कि हारने के बाद इसने एक जनरल का रोल निभाया और सोल्जर पपेट्स को ट्रेनिंग देने में मजा आया। मिया, जिसे ठीक से समझ नहीं आया, ने ये नतीजा निकाला कि वह बेकार में डर रही थी। फिर उसने राख का एक कंटेनर देखा और पूछा कि क्या वे श्रापित राख हैं। टीना ने समझाया कि वे नहीं थी, लेकिन ये कुछ वैसी ही थी। उन्होंने कहा कि हर हाइनेस ने एक डरे हुए शहर में आतंक मचाने के बाद एक वैम्पायर को राख में बदल दिया था।
उसे हैरानी हुई कि क्या उसके पिता को जवानी में कोई अजीब शौक था, लेकिन तब से संत बनने के बाद हिज हाइनेस की कामयाबियां दिखने लगी। दोनों ने ऊपर देखा और खुद को शिकार की ट्रॉफियों के एक कलेक्शन के सामने पाया। इतिहास के क्रूर जानवरों और राक्षसों के भरे हुए सिर, जिन पर हर लड़ाई की क्रूरता बताने वाली तख्तियां थीं। मिया डर गई। टीना ने उसकी बेचैनी देखी और पूछा कि क्या वो उसकी मदद के लिए कुछ कर सकती है। मिया ने सोचा कि भरे हुए सिर के साथ मरना कितना भयानक होगा। उसे वह पल याद आया जब उन्होंने उसका सिर काट दिया था और उसने खुद को वहां लटका हुआ सोचा। उसके पिता ने सम्राट को ऐसे श्राप दिया था जैसे वह उसे मार डालेगा। क्या वह अकेली थी? जाते समय टीना ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि राक्षस पहले ही मर चुके हैं और डरने की कोई बात नहीं है। उसने ऊपर एक तलवार की ओर इशारा किया और बताया कि हिज हाइनेस ने उन सभी को हराने के लिए उस तलवार का इस्तेमाल किया था। और भी ज्यादा डर कर मिया ने सोचा कि अगर वह उनकी जगह होती तो उसे एक पल में मार दिया जाता। घबराहट में वह चिल्लाने लगी कि वह ऐसा नहीं चाहती। टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कई बार उसका नाम पुकारा जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि मिया बेहोश हो गई है। अगले सीन में मिया लेटी हुई थी जबकि उसके पिता ने पूछा कि क्या वह मेमोरी रूम में बेहोश हो गई थी। टीना ने कंफर्म किया और माफी मांगी। वो पता लगाएंगे कि मिया पिछले कुछ दिनों से क्या कर रही थी, और टीना ने बताया कि दिन में वह रिलैक्स्ड लगती थी। उसकी उदासी पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी, लेकिन उसकी डाइट अच्छी थी। हालांकि रात में टीना ने एक अजीब बात नोटिस की। जब भी वह मिया को बिस्तर पर लिटाती, वापस आकर देखती, तो देखती कि लड़की फर्श पर सो रही थी। महारानी हैरान होकर इसका कारण पूछती। मिया आरामदायक बिस्तर के बजाय भूसा पसंद करती थी। उन्हें यकीन था कि उन्होंने उसे यह पक्का करने के लिए कहा था कि उसे किसी चीज की कमी न हो, कपड़े, खाना, जो भी उसे चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या बिस्तर आरामदायक नहीं था। टीना ने सोचते हुए जवाब दिया कि उसके हिसाब से मिया शायद खुश होने से डरती थी। महारानी बेहतर ढंग से समझना चाहती थी कि उनका क्या मतलब था। टीना ने बताया कि वह लड़की उस जगह को अपना घर नहीं मानती थी। मिया कभी लालची नहीं थी। शिकायत करने या कुछ मांगने के बजाय वह बिना सवाल किए कोई भी शर्त मान लेती थी, जैसे कह रही हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। शायद इसलिए कि वह जीनियस थी। उसने ऐसा किया। ये बातें सुनकर महारानी ने एक बात कही, टीना जरूर डेमोनिक पेडागोजी कोर्स की साइकोलॉजी क्लास में पहले नंबर पर आती। टीना मुस्कुराई, यह मानते हुए कि भले ही वो उस लेवल की नहीं थी, महारानी सही थी। फिर उन्होंने उसे उस बच्चे को पढ़ाने का निर्देश दिया जिससे वह डरती थी। क्योंकि वह एक डेमन का असली रूप नहीं समझते थे, इसलिए उनके पिता की रिक्वेस्ट साफ तौर पर मिया को डेमन की दुनिया दिखाने और नेफिलिम के किसी भी असर को मिटाने की थी। एक डेमन असल में एक खुश रहने वाला जीव होता है, अपनी इच्छाओं के बारे में ईमानदार और जो चाहता है उसे पाने के लिए पक्का इरादा रखता है। ऐसा जीव खुशी से कैसे डर सकता है अगर यही उसके होने का आधार है, खासकर एक बच्चे से। हिज हाइनेस ने हमेशा अपने बच्चों को बुरी किस्मत के बारे में भी अनजान रखा, लेकिन इस लड़की ने तो बेहतर सोचा। उसे उसका नाम भी नहीं पता था। उत्सुकता में उन्होंने टीना से पूछा कि उसका नाम क्या है, लेकिन टीना को भी यह जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसे अभी के लिए छोड़ दिया और कहा कि जब मिया उठे तो उसे कुछ मिठाई खिलाकर शांत किया जाए।
टीना समझ गई। हिज हाइनेस के ख्यालों में लिवियस ने कहा था कि मिया के शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। शायद उसे तलवारों या शिकार की ट्रॉफियों से जुड़ा कोई ट्रॉमा हुआ हो। वो अगले दिन उससे मिलने के लिए कुछ समय निकालेगी। अचानक उसने अपने हाथ पर मिया का हाथ महसूस किया। उसने टीना को जाने के लिए कहा, लड़की के पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उसे देखते हुए उसने सोचा कि वह कितनी प्यारी है। जब मिया उठी तो उसे एक दावत मिली। टीना चाहती थी कि वो मजबूत और हेल्दी हो। मिया ने बताया कि उसने पहले ही बहुत कुछ खा लिया है, लेकिन टीना ने जोर दिया कि उसे मजे करने चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। जब मिया खा रही थी, टीना ने कहा कि वो जिंदा रहने के लिए लड़ रहे एक छोटे पिल्ले जैसी लग रही है। अचानक उसके पिता एक गहरे कोहरे से निकले। मिया घबराई हुई थी। उसे इस बात की चिंता थी कि क्या उसे अपने पहने हुए कपड़ों के पैसे देने होंगे, और यह भी नहीं पता था कि अगर वे उससे उनके पैसे लेंगे तो वो क्या करेगी। उसके पिता ने उसकी हिचकिचाहट देखी और यह पक्का करने के बाद कि वो उनकी बेटी है, उससे कुछ पूछना चाहते थे। डेमन जन्म से ही बहुत समझदार होते हैं, और उन्हें पता था कि वे अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे, इसलिए उन्होंने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वह एक मिया, एक बच्ची जिसके कई सपने थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उनके बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, बिना इस बारे में ज्यादा जानकारी के कि क्या छिपाना है और क्या बताना है। उसने ईमानदार रहने का फैसला किया और उनके बारे में बताया। उसके पिता ने ये नतीजा निकाला कि मिया के पास एक हुनर है। अनजाने में सामने आई छिपी हुई काबिलियत ने कहा कि उसे अपनी नेचुरल काबिलियत का पता लगाने के लिए किसी फैमिली ट्री से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। ये बात कि उसने अपने पिता को सपने में देखा था और जानती थी कि उन्हें कहाँ ढूंढना है, एक साफ इशारा था। मिया का नाम हेबर लिंक परिवार में नहीं था, और उसके पिता का मानना था कि जब वह जिंदा थी तो उसे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिला था। जब वे मिले तो उन्होंने पाया कि बहुत ज्यादा ठंड के बावजूद मिया ने कोट भी नहीं पहना था। अब उसे एहसास हुआ कि वो उसकी कहानी के बारे में सब कुछ जानता है। उसे लगा कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह गलत थी। उसने मिया की तरफ देखा और कहा कि वह समझता है कि उसने जो कुछ भी झेला होगा, वह बहुत मुश्किल रहा होगा। उसने पूछा, तो तुम पहली बार उस घर से कैसे भाग निकली? मिया को खुद जैसी थी वैसे ही रहने में आराम महसूस हुआ और उसने अपने एडवेंचर थोड़े बड़ा चढ़ाकर बताए। उसने कहा कि कई आदमियों ने उसका पीछा किया था और उसने बहादुरी से लड़ाई की थी, काटने, लात मारने और बचने के लिए चकमा दिया था। उसके पिता ने ध्यान से सुना, उसकी कुछ बातें दोहराई। उसे एहसास हुआ कि मिया को उसके पास पहुंचने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और उसने तय किया कि वह उसे हर जरूरी मदद देगा। उसने पूछा कि क्या उसने सपने में उसे भागते हुए देखा था, लेकिन मिया ने मना कर दिया। उसने सवाल किया, तो फिर वो गलियों में कैसे छिप गई? मिया ने जवाब दिया कि वो अपने तीसरे सपने में गलियों में रहती थी। अपने पिता के पास पहुंचने के लिए उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था। वह छोटी, प्यारी मिया की अच्छी देखभाल करेगा। उसने पूछा कि क्या उसने इसे अपने सपनों में देखा था, और मिया ने जवाब दिया कि उसने नहीं देखा था। फिर उसने पूछा कि वह गलियों से कैसे भाग गई, और उसने बताया कि वह अपने तीसरे सपने में गलियों में रहती थी। उसके पिता ने पूछा कि क्या उसने 3 सपने देखे थे, और मिया ने जवाब दिया कि उसने 4 देखे थे। वह इम्प्रेस हुआ। मिया सच में बहुत ताकतवर थी, बड़े बड़े राक्षसों के बीच भी।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बड़ी होने से पहले ही अपना भविष्य देख सकती थी। एक आम डेमन जन्म के सिर्फ 5 साल बाद 10 साल के बच्चे जितना बड़ा हो जाता है और उसके बाद भी बड़ा होता रहता है, लेकिन मिया के साथ ऐसा नहीं था। उसके पिता ने उसे चिंता न करने के लिए कहा। वह सिर्फ इसलिए छोटी थी क्योंकि वह लंबे समय तक नेफिलिम के असर में थी। हालांकि अगर वह वहीं रहती, तो वह जल्द ही बड़ी हो जाती। मिया ये सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसे आखिरकार इतना छोटा होने का कारण पता चल गया था। वह मुश्किल से इंतजार कर सकती थी, जल्दी से बड़ा होने के लिए। लेकिन अपनी ताकत में वापस आकर, ड्रीम डेमन अपने सपनों में भविष्य देख सकते हैं। वे जितने खास होंगे, उन्हें उतने ही ज्यादा सपने लंबे समय तक और ज्यादा साफ साफ दिखेंगे। इस तरह वे सबसे अच्छा सपना चुन पाएंगे। मिया को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में तीसरा सपना चुन लिया था। अगर उसे पता होता, तो वह चौथा सपना चुनती, जिसमें उसके पिता दयालु थे, उससे बहुत प्यार करते थे और उसे हनी कहते थे। नेर एम्पायर में मिया की आंटी ने लापता काउंट के ठिकाने के बारे में पूछा। बटलर ने उसे बताया कि उसके गायब होने के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे महिला और भी परेशान हो गई, क्योंकि वे जिस नाजुक हालत में थे। पक्का इरादा करके उसने आदेश दिया कि मिया को किसी भी कीमत पर ढूंढा जाए। इस बीच ड्यूक के घर पर टीना ने दरवाजा खटखटाया और मिया के लिए नाश्ता लाई। अंदर आते ही उसे एहसास हुआ कि हिज हाइनेस मौजूद हैं और उसने तुरंत माफी मांगी और जाने से पहले दूध छोड़ दिया। ड्यूक ने शांत भाव से उसे बताया कि मिया के सोने का समय हो गया है। फिर उसने उसे बात करने के लिए बुलाया। उसने समझाया, मैं उससे ध्यान देने के लिए कह रहा था। असल में सभी राक्षसों को पैदा होते ही राजा के महल में भेज दिया जाता था। मिया के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन अपने पिता के अधिकार की वजह से उसे यह चुनने का अधिकार था कि वह कहाँ रहना चाहती है। अगर वह महल जाना चाहती, तो वह उसे बिना किसी आपत्ति के जाने देते। हालांकि मिया अजीब जगहों पर नहीं जाना चाहती थी। वे उसे परेशान करते थे और उसे डर था कि एक बार महल में आने के बाद वह जब चाहे तब नहीं जा पाएगी। तो तुम मेरे साथ यहीं रहना पसंद करोगी? हिज हाइनेस ने पूछा। मिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। ये कहने के बाद, अब से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डैडी कहो, उन्होंने दृढ़ता से कहा। मिया हिचकिचाई। वो हमेशा सोचती थी कि क्या उसे अरेडू कहना चाहिए या किसी और ज्यादा पसंद तरीके से, लेकिन मैं पहले से ही। मेरा एक नाम है, उसने तर्क दिया। मेरी चाची ने मुझे ये नाम दिया है। ड्यूक एनफो को ये नाम पसंद आया और उन्होंने इसे एक हिम्मत वाला काम माना कि एक नेफिलिम ने एक बच्चे का नाम रखा था। लेकिन उसे उसके लिए एक नया नाम सोचना होगा। अभी के लिए उसने बस उसे सुला दिया और उसके लिए अच्छे सपने देखे। लेकिन उसने उसे एक जरूरी नियम के बारे में चेतावनी दी। मिया एनफो अपने सपनों के बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। यह एक हुक्म था जिसे सभी सपनों के राक्षसों को मानना था। उसके सपने सिर्फ उसके थे, अपनी किस्मत खुद न चुन पाने के बावजूद। मिया साथ ही उसे लगा कि वहां होने की वजह से वह एक परेशानी बन गई है और उसने तय किया कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह उसे बता देगी कि वह जा रही है, भले ही उसकी आंटी ने उसे सिर्फ उसका नाम दिया था। मिया को ये पसंद आया, लेकिन वह अपने पिता या माँ का चुना हुआ नाम भी चाहती थी, जिससे उसे थोड़ा लालच आ गया। इसके अलावा मिया की एक नई इच्छा थी, वह अपना घर खरीदना चाहती थी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह छोटा और पुराना है, बस वह उसका अपना था। हालांकि उसे नहीं पता था कि मुआवजे में उसे जो सॉलिटेयर डायमंड मिले थे वे उसके लिए काफी होंगे या नहीं। इसके अलावा उसे उन गहनों की सही कीमत भी नहीं पता थी, वे दुर्लभ या शापित भी हो सकते थे। लेकिन पक्का इरादा करके मिया खुद को परेशान नहीं होने देगी, वो खुद पता लगा लेगी। इसी सोच के साथ उसने जाने से पहले प्लेट से एकमात्र मार्शमेलो उठाया। अगले सीन में महारानी मिया के लिए टीचिंग मॉडल बना रही थी। बटलर ने बातचीत सुनकर पूछा कि तरीका कैसा होना चाहिए। ड्यूक ने बताया कि उनकी बेटी लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए और किस कंटेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बटलर ने पूछा, ड्यूक मशहूर मॉन्स्टर्स और डेविल्स की छोटी तस्वीरें चाहते थे, क्योंकि मिया मेमोरी रूम में बेहोश हो गई थी। ये साफ था कि उसे सुपरनेचुरल जीवों की आदत नहीं थी, अगर वो उनके साथ खेलती, तो उसकी नफरत कम हो जाती। मटेरियल के बारे में, क्या हमें ज्वेलरी इस्तेमाल करनी चाहिए? बटलर ने पूछा। प्योर गोल्ड इस्तेमाल करो, ड्यूक ने जवाब दिया। लगता है उसे ज्वेलरी पसंद है। ड्यूक के लिए बच्चों को उन्हीं चीजों से खेलना चाहिए जो उन्हें पसंद हो, ठीक वैसे ही जैसे वह श्रापित, भूत प्रेत वाली चीजों को ढूंढते थे। उनके सबसे बड़े बेटे सेनस को किताबों में और एबेल को तलवारों में दिलचस्पी थी। अगर उनकी बेटी को पैसे और ज्वेलरी पसंद है, तो उसे उन्हीं से खेलना चाहिए। बटलर ने डायमंड फ्रॉड के लिए मुआवजे के बारे में भी पूछा। ड्यूक ने ऑर्डर दिया कि मिया के नाम पर एक सेफ भरा जाए। और सेफ का क्या? बटलर ने पूछा। इसे गेम्स रूम बना दो, ड्यूक ने देखकर जवाब दिया। लिवियस का हैरान चेहरा, एक बच्चा जिसने अपना टर्म भी पूरा नहीं किया था और पहले ही 4 डिटेल सपने देख चुका था, और ऊपर से लिवियस इम्प्रेस हुआ। फिर ड्यूक ने एक पुराने सपनों के राक्षस का जिक्र किया जो 3 आंखों वाले कौवे के साथ घूमता था। मेरी बेटी उस कमीने से ज्यादा ताकतवर है, भले ही नेफिलिम ने उसकी ताकत कम कर दी हो। सच में इम्प्रेसिव। अपने ख्यालों में लिवियस को एहसास हुआ कि हिज हाइनेस एक पिता जैसा उल्लू बन गया है। जब ड्यूक ने उसे देखा, तो उसने बस सिर हिलाया। जल्द ही उन्होंने बात बदल दी। ड्यूक ने बताया कि वह अगले दिन न्यूट्रल जोन जाएगा क्योंकि उसे अपनी विजिट रजिस्टर करवानी थी। इससे उसे वह सफर याद आ गया जो वर्ल्ड ट्री तक ले गया था, एक पुरानी चीज जो समय की शुरुआत से मौजूद थी। कहानियों के मुताबिक इसकी जड़ें जमीन में गहरी थी और इसकी शाखाएं सभी डायमेंशन की सीमाओं तक फैली हुई थीं। इसी वजह से यह माना जाता था कि वर्ल्ड ट्री सब कुछ जानता था। डीमन और नेफिलिम अपने बच्चों को वर्ल्ड ट्री के सामने पेश करते थे ताकि वो उनकी काबिलियत और किस्मत को दिखा सके। लेकिन न्यूट्रल जोन में घुसने से पहले विजिट का समय तय करना जरूरी था। जैसे ही लिवियस विजिट रजिस्टर करने की तैयारी कर रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। वे दोनों आवाज की तरफ देखने लगे। वह मिया थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लड़की ने हिचकिचाते हुए पूछा। लिवियस उसकी क्यूटनेस पर मोहित होकर पूरी तरह से उस पर फिदा हो गया, जलन से भर गया। ड्यूक ने सबको जाने का ऑर्डर दिया और मिया को धीरे धीरे अंदर आने दिया। वह पास आए और हॉल में पहले मिला स्नैक उन्हें दे दिया। जब सब जा चुके थे, तो ड्यूक ने मिया से पूछा कि क्या वह उसके लिए मिठाई लाई है। उसने जवाब दिया कि लाई है, और वह जानना चाहता था कि उसने इसे क्यों नहीं खाया।
मिया ने बताया कि वह चाहती है कि उसके पिता भी इसे आजमाएं। खुश होकर उन्होंने कहा कि यह स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह उनके लिए बहुत ज्यादा है। कंफ्यूज होकर मिया ने देखा कि मिठाई बहुत छोटी थी। ड्यूक ने समझाया कि सिर्फ आधा खाना ही काफी होगा, बाकी आधा छोड़ देना। मिया ने इसे देने के बारे में सोचा। बाकी का आधा हिस्सा लिवियोस के लिए था, लेकिन ड्यूक ने जवाब दिया कि अगर उन्हें ऐसा कुछ चाहिए तो वे अपने बच्चों से पूछेंगे। इसलिए हिज हाइनेस ने एक टुकड़ा खाया और बाकी महल में छोटी मिया को दे दिया। मिया से बात करते हुए ड्यूक ने जल्द ही सबके सामने यह ऐलान करने के बारे में सोचा कि वो उनकी बेटी है। हालांकि ऐसा करने से पहले उन्हें एक ऐसी जगह जाना था जहां वे कुछ दिनों के लिए दूर रहें। उन्होंने बताया कि यह ट्रिप उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी थी, क्योंकि घर में एक शैतानी कीड़े का साया था। रात में डरी हुई मिया ने पूछा कि यह किस तरह का कीड़ा है। हिज हाइनेस ने आगे कहा कि बिस्तर पर सोना ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि यह फर्श पर रेंगता है। फिर उन्होंने कंफर्म किया कि यह अब वह उसका घर था और उसे जो भी ऑफर किया गया उसे मानना पड़ा। जब मिया ने पूछा कि क्या वह सच में रह सकती है, तो उसने पूछा कि उसे क्यों लगता है कि वह नहीं रह सकती। लड़की ने बताया कि वह बस कहीं से वहां आ गई थी। ड्यूक ने जवाब दिया कि उससे आ रही आग की खुशबू का मतलब था कि वह सच में उसकी बेटी थी। मिया ने सोचा कि कहीं उसे ले जाया न जाए, और उसने फिर से खुद को अपने पिता के लिए एक परेशानी के तौर पर देखा। हालांकि उसने उसे बुलाया और भरोसा दिलाया कि वह इतनी छोटी बच्ची को कभी जाने नहीं देगा। अब वो उसका घर था। जब वे महल से गुजर रहे थे, तो मिया ने अपने पिता को बुलाया और पूछा कि क्या कॉरिडोर में कोई आग के राक्षस हैं। उसे याद आया कि वह एक बार रास्ता भटक गई थी, लेकिन जलती हुई मोमबत्तियों की दिशा में चलते हुए वो उनके ऑफिस के सामने पहुंचने में कामयाब रही। ड्यूक ने बताया कि एक पुरानी बिल्डिंग होने के कारण वहां बहुत सी चीजें छिपी रहती थीं। मिया को लगा कि उसने सही अंदाजा लगाया था, और उसने ये नतीजा निकाला कि आग ने उसे उसके पास पहुंचाया था। शुक्रगुजार होकर उसने सोचा कि वहां हर कोई दयालु और देखभाल करने वाला है। सोच रही थी कि क्या वह सच में उस जगह को अपना घर मान सकती है। अगले दिन टीना ने मिलाडे को बुलाया और बताया कि उसी पल से वह मिया को शैतानी दुनिया के बारे में सिखाएगी। वो ये पक्का करेगी कि सीखना छोटी लड़की की स्पीड से हो, जिससे सब कुछ आसान हो जाए। क्यूरियस मिया शैतानों के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि उसने उनके बारे में बस यही सुना था कि वे हमेशा बुरे होते हैं। पक्का इरादा करके वह बेहतर समझने की कोशिश करेगी। टीना ने समझाया कि 3 शैतानी क्लास होती हैं: हाई, इंटरमीडिएट और लो। हाई और इंटरमीडिएट क्लास में जेंडर होता है, जबकि लो क्लास न्यूट्रल जीवों से बनी होती है। कुल मिलाकर 666 हाई क्लास शैतान थे, और यह नंबर कभी नहीं बदला। उनमें से हर एक के पास अनोखी, खास काबिलियत थी जो किसी और के पास नहीं हो सकती थी। उसके पिता ने उसे बताया कि वह सपनों की शैतान है, जिसका मतलब था कि यह काबिलियत सिर्फ उसी की है। ड्यूक बदले में मौत का शैतान था, जो हवस के दिन पैदा हुआ था। इंसानों के उलट शैतान हफ्ते के दिनों को खास नामों से पहचानते थे, जो उनकी पर्सनैलिटी पर असर डालते थे। उदाहरण के लिए, मास्टर एबाग का दानव था, जो गुस्से के दिन पैदा हुआ था। टीना ने बताया कि उसकी पर्सनैलिटी उसकी काबिलियत से पूरी तरह मेल खाती थी। हालांकि मिया को एबेल उतना ताकतवर नहीं लगा,
शायद जहर ही उसे हराने के लिए काफी असरदार था। उसकी बहुत ज्यादा ताकत के बावजूद मिया ने दानवों की कमजोरियों के बारे में पूछा, और टीना ने जवाब दिया कि उनमें कोई कमजोरी नहीं है। छोटी लड़की ने सवाल किया कि क्या नेफिलिम उन्हें हरा सकते हैं, और टीना ने समझाया कि हालांकि वे आम इंसानों से बेहतर थे, लेकिन कोई भी दानव जो नेफिलिम से हारने लायक कमजोर हो, उसे गायब हो जाना चाहिए। मिया को ये जानकर राहत मिली कि वह और एबेल सिर्फ उसके सपनों में मरे थे। वो खुद के लिए और जानना चाहती थी, और उसने पूछा कि टीना कब पैदा हुई थी। नौकर ने जवाब दिया कि वो ग्लूटनी के दिन पैदा हुई थी, इसीलिए वह कितना भी खा ले, हमेशा भूखी रहती थी। खाने की बात करते हुए टीना ने बताया कि खाने का समय हो गया है। अगर मिया डाइनिंग रूम में जाती, तो वो उस जगह पर जाकर उसे वहीं पाती। जाने से पहले टीना ने उसे अपने भाई के आने के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मिया का ड्रिंक खत्म होने से पहले ही दम घुट गया। परेशान होकर टीना ने पूछा कि क्या वह ठीक है। मिया परेशान होकर डर गई कि यह वही है। उसे नहीं पता था कि क्या उसे अब भी उसकी आंखों में देखने का हक है। टीना ने उसकी बेचैनी देखी और उसे यकीन दिलाया कि कोई शैतान उससे नफरत नहीं करता। मिया को ये सच नहीं लगा, लेकिन टीना ने ईमानदारी से कहा। छोटी लड़की को नहीं पता था कि कितने लोग उसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि टीना ही अकेली थी जो उसकी क्यूटनेस का मजा ले सकती थी। इमोशनल होकर मिया ने टीना को गले लगाया और उसके लिए अपना प्यार जाहिर किया। उसे इतना सपोर्ट और हिम्मत देने के लिए धन्यवाद दिया। कम से कम उस घर के अंदर वह कॉन्फिडेंट महसूस कर सकती थी। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, मिया ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। अपनी आंटी को पहचानकर उसे गहरा डर लगा। पूरी तरह से निराश होकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और न ही उसे वहां होने का कारण समझ में आ रहा था उसकी आंटी। वो उसे बुलाती रही, और एक पल के लिए मिया को लगा जैसे वह जरबन के घर वापस आ गई है। उसने चाहा कि यह सब एक सपना हो। उस औरत ने कहा कि जब से उसके चाचा गायब हो गए हैं, अब लड़की पर उसका पूरा अधिकार है। सदमे में मिया चिल्लाने लगी, कहने लगी कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ फिर से बुरा बर्ताव होगा। परेशान होकर उसने अपनी चाची टीना को बुलाया। जब लड़की गायब हो गई तो वह अपनी हैरानी जाहिर करती रही। काश मिया किसी काम की पैदा हुई होती, तो चिंता कम होती। औरत ने बच्चे को जोर से पकड़ा और चिल्लाई कि उसे घर के अंदर चुप रहना चाहिए था। टीना ने बीच बचाव किया, मिया को अपनी ओर खींचा और उससे वजह पूछी। औरत ने कस्टडी ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट दिखाया और टीना को दखल न देने को कहा। टीना घायल थी और मिया परेशान थी। उसे खून बहने के बावजूद उसकी चिंता हो रही थी। टीना ने उसे भरोसा दिलाया कि वह ठीक है और मिया को हाइनेस के कमरे में भागने को कहा, जहां सिर्फ ओएनडी परिवार के सीधे वंशज ही जा सकते थे। जब लड़ाई हो रही थी, मिया रोते हुए पूछ रही थी कि वे उसकी वजह से एक दूसरे को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं। बेबस महसूस करते हुए उसे याद आया कि उसके पिता उसे सपनों का शैतान कहते थे, लेकिन उस समय भागने का कोई फायदा नहीं था। वो कहाँ जाए ताकि उसकी आंटी उसे कभी ना ढूंढ पाए। डर उस पर हावी हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी आग में घिरा एक आदमी कमरे में आया। उसकी आवाज कैदी जैसी भारी थी और पूछ रहा था कि वो गंदा आदमी कौन है जिससे ये बदबू आ रही है।
घिनौनी पवित्र शक्ति। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे।